संबंधित समुच्चय, बहुत ही बड़ा चैप्टर था ये। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। 2-3 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, 4 टॉपिक होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो कि आपको समझने हैं कि क्या है। सबसे पहले बात तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम मैंने आपको जीडीपी पढ़ाया था कि जी जीडीपी जो है वो आपकी बेसिकली 2 तरीके की होती है। एक होती है वास्तविक जीडीपी, एक होती है मौद्रिक जीडीपी, या मैंने बोला था वास्तविक राष्ट्रीय आय या मौद्रिक राष्ट्रीय आय। मैंने बोला था जीडीपी की जो गणना है वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जीडीपी की जो गणना है वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक होते हैं करंट प्राइस पे और एक होते हैं कांस्टेंट प्राइस पे। दोनों पे हम जो है जीडीपी की गणना कर सकते हैं। जब हम करंट प्राइस पे करते हैं तो उसको मौद्रिक जीडीपी कहते हैं, और जब हम कांस्टेंट प्राइस पे करते हैं तो उसको वास्तविक जीडीपी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार एग्ज़ाम में, ठीक है, 1-2 नंबर का। उस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, उस क्वेश्चन के अंदर आपको जो है यहाँ पे आप देखेंगे एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वास्तविक आय इज इक्वल टू मौद्रिक आय अपॉन में कीमत सूचकांक मल्टीप्लाई 100। पहले आप ज़रा इस फॉर्मूले को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन तो दिख रही है बेटा सबको, दिल कुछ स्क्रीन दिख रही है, अनम्यूट कीजिए ज़रा। हाँ जी सर। अंतिम आप दोबारा आइए, आपका नेट का इशू था उस दिन भी, आपको नहीं दिख रही है स्क्रीन, आप दोबारा आइए ज़रा एक बारी। तो एक यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, वास्तविक आय इज इक्वल टू मौद्रिक आय अपॉन में कीमत सूचकांक इंटू में 100। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप ये भी इस फॉर्मूले को आप जो है ये भी लिख सकते हो बेटा, आय और जीडीपी एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, आपकी बुक में ऐसे भी लिखा हो सकता है, वास्तविक जीडीपी इज इक्वल टू मौद्रिक जीडीपी इज इक्वल टू मौद्रिक जीडीपी अपॉन में कीमत सूचकांक इनटू में 100। तो ये भी आप इसको लिख सकते हो, आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, आय लिख लीजिए या जीडीपी लिख लीजिए, एक ही बात होती है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, ऐसा जीडीपी का पूरा नाम भी लिखा हो सकता है, तो ये एक ही चीज़ है। चाहे वास्तविक आय की बात कर लीजिए, चाहे आप जो है वास्तविक जीडीपी की बात कर लीजिए। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं बेटा, एक है वास्तविक जीडीपी, एक है मौद्रिक जीडीपी और एक है कीमत सूचकांक। तो इनके ऊपर वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। वो आपसे वास्तविक जीडीपी भी निकालने के लिए पूछ सकता है, वो आपसे मौद्रिक जीडीपी भी निकालने के लिए बोल सकता है, वो आपसे कीमत सूचकांक भी निकालने के लिए बोल सकता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये तो है वास्तविक जीडीपी को फाइंड आउट करने का। ठीक है, मौद्रिक जीडीपी का मतलब होता है भाई, जब हम जीडीपी की कैलकुलेशन करंट प्राइस पे करते हैं तो उसको मौद्रिक जीडीपी कहते हैं, और जब हम जीडीपी की कैलकुलेशन कांस्टेंट प्राइस पे करते हैं तो उसको वास्तविक जीडीपी कहते हैं। तो यहाँ पे अभी वास्तविक जीडीपी इधर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है हमें वास्तविक जीडीपी निकालनी है। अगर मुझे मौद्रिक निकालनी हो तो मौद्रिक जीडीपी का क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर मुझे मौद्रिक जीडीपी निकालनी है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, तो देखिए ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा अगर मुझे मौद्रिक निकालनी है तो बनेगा बेटा वास्तविक जीडीपी मल्टीप्लाई कीमत सूचकांक, और ये जो 100 ये जो मल्टीप्लाई में है ये आ जाएगा बेटा इसके डिवाइड में, तो ये बन जाएगा डिवाइडेड बाय 100। तो अगर मौद्रिक निकालनी है तो बेटा आपको ये फॉर्मूला लगाना है, वास्तविक बोले तो ये लगाना है, मौद्रिक बोले तो ये लगाना है। और अगर कीमत सूचकांक बोले आपको, वो अगर वो आपको कीमत सूचकांक बोले कि कीमत सूचकांक जो है ये फाइंड आउट करो, तो फिर क्या होगा बेटा, देखो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो अगर आपको कीमत सूचकांक निकालना है तो जो फॉर्मूला होता है उसको कहते हैं मौद्रिक जीडीपी या अपॉन में वास्तविक जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी अपॉन में वास्तविक जीडीपी इनटू में 100। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है बेटा, बार बार बोल रहा हूँ, जीडीपी और आय ये बराबर होते हैं, कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है,
तो तीन चीज़ें आपको फाइंड आउट करने के लिए वो बोलेगा, या तो वास्तविक जीडीपी या मौद्रिक जीडीपी या कीमत सूचकांक, कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए वो बोल सकता है। आपको सबसे पहले ये तीन फॉर्मूले लर्न करने हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर और बहुत ही इजी है, सिर्फ ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं और ये आपका काम हो जाएगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बेटा, ये आपको क्या कह रहे हैं, टॉपिक क्या है? डिप्लेटर। हाँ, ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कीमत सूचकांक ये जो होता है ना, कीमत सूचकांक को जो है हम जीडीपी, कीमत सूचकांक को जो है हम बेटा जीडीपी अपस्वायक, अपस्वायक का मतलब क्या होता है, अपस्वायक को जो है डिफ्लेटर कहते हैं हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में, सॉरी, हिंदी में कहते हैं अपस्वायक और इंग्लिश में कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। तो कभी कभार एक नंबर में जीडीपी डिफ्लेटर की डेफिनेशन पूछ लेता है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कीमत सूचकांक और जीडीपी डिफ्लेटर एक ही चीज़ होती है। तो आपको ये लिखना है कि ये मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के बीच का अनुपात है, ये लिख सकते हो। ये क्या बताता है, ये बताता है कि कीमतों में चेंज होने की वजह से जब प्राइस के अंदर वेरिएशन आते हैं तो उसका जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये उस चीज़ को बताता है। तो कीमत सूचकांक और जीडीपी अपस्वायक या जीडीपी डिफ्लेटर, इसको कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, ये ध्यान रखना है। ये एक नंबर में पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन, इसका अर्थ। जीडीपी डिफ्लेटर या कीमत सूचकांक एक ही चीज़ होती है। ये तीनों फॉर्मूले सबसे पहले आप लर्न कर लीजिएगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ठीक है जी, कर लिए। अब जो है एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जी वास्तविक आय जो है वो तो 200 है, कीमत सूचकांक 135 है, तो मौद्रिक आय निकालिए। तो अभी मैंने आपको मौद्रिक जीडीपी का फॉर्मूला बताया, मैंने बोला मौद्रिक जीडीपी या मौद्रिक आय अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वास्तविक जीडीपी मल्टीप्लाई कीमत सूचकांक को प्राइस इंडेक्स कहते हैं इंग्लिश में और डिवाइडेड बाय 100, ये लगा दो, आंसर आ जाएगा। वास्तविक वाला देखो कितना दे रखा है 200, प्राइस इंडेक्स कितना दे रखा है 135 और अपॉन में 100, 20 से 20 काट देंगे, 135 इंटू में आपके पास क्या रह गया 135 इंटू में 2, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 एकम 2, 270 जो है आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये काम करना है और 2 नंबर आपको जो है मिल जाएंगे। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको जो है सिर्फ और सिर्फ, ये तो हो गया मौद्रिक पूछा उसने। अब एक और क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है अगर मौद्रिक 375 है और कीमत सूचकांक 125 है तो भाई वास्तविक बता। तो कोई दिक्कत नहीं है, वास्तविक का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। वास्तविक जीडीपी या वास्तविक राष्ट्रीय आय का क्या होता है, मौद्रिक आय अपॉन में कीमत सूचकांक इंटू में 100, ये कर देंगे, आंसर आ जाएगा 300। इसको पुट कर दीजिए, हो गया क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 55 25, 75 चौक 300 होता है बेटा, ये हो गया आंसर। तो ये वाला देखिए, वास्तविक जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद लिखा हुआ है तो जीडीपी होती है बेटा सकल घरेलू उत्पाद। मौद्रिक जीडीपी 210, वास्तविक भी दे रखी है मौद्रिक भी दे रखी है और कह रहा है कीमत सूचकांक का परिकलन कीजिए, इसको भूल जाइए, बस ये कह रहा है कीमत सूचकांक निकालो। तो अभी मैंने आपको बताया कीमत सूचकांक जो है, कीमत सूचकांक का क्या फॉर्मूला होता है, मौद्रिक अपॉन में वास्तविक। तो मौद्रिक कितनी दे रखी है 210, वास्तविक कितनी दे रखी है 200 और इंटू में 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 21 इंटू 5 105, तो 105 हो जाएगा आपका आंसर। तो 3 चीज़ें बेटा वो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। पहला आपको वो बोलेगा मौद्रिक, दूसरा वो आपको बोल सकता है वास्तविक और तीसरा वो बोल सकता है कीमत सूचकांक। और बेटा कीमत सूचकांक को जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं, जीडीपी अपस्वायक भी कहते हैं। तो अगर वो कीमत सूचकांक ना लिख के ये लिख दे जीडीपी अपस्वायक का परिकलन कीजिए तो भी बेटा यही फॉर्मूला है, वो आपसे कीमत सूचकांक ही पूछ रहा है। तो
तो कंफ्यूज मत हो जाना कि यार ये जीडीपी अपस्वायक पूछ लिया इसने, तो मैं तो कीमत सूचकांक पढ़ के आया था। तो ये एक ही चीज़ होती है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन करना है और बात जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो एक टॉपिक तो ये है बेटा, एक क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी है, मौद्रिक और वास्तविक के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। फॉर्मूले 3 मैंने आपको बता दिए हैं, तीनों फॉर्मूले को लर्न कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं दूसरे मुद्दे के रिगार्डिंग। मैंने आपको ये बोला था कि जो अंतिम वस्तु और जो मध्यवर्ती वस्तु होती है उस पर दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो वो सीधा आपसे पूछेगा जी अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर बताइए, तो हम लिख देंगे थ्योरेटिकल पूरा का पूरा। लेकिन दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि वो आपको वस्तु दे देगा और फिर वो बोलेगा अब बता कौन सी अंतिम है और कौन सी मध्यवर्ती है। तो ये बेटा सपोर्ट मटेरियल है, ठीक है, आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इसी में से ही बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्कूलों द्वारा खरीदा गया फर्नीचर, ये मुझे बताना है कि मध्यवर्ती है या ये अंतिम है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा, कोई भी वस्तु अंतिम है या मध्यवर्ती है ये उसके अंतिम प्रयोगकर्ता पर निर्भर करता है कि उसका अंतिम प्रयोगकर्ता कौन है। मैं किसी वस्तु को देख के नहीं बता सकता कि वो अंतिम है या मध्यवर्ती है, उसका फाइनल यूज़र डिपेंड करता है। तो ये जो फर्नीचर है ये स्कूल में यूज़ किया गया है, ठीक है। फर्नीचर लाइक मान लीजिए डेस्क, मान लीजिए फर्नीचर में क्या आएगा स्कूल के अंदर, डेस्क मान लीजिए, डेस्क आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये जो है एक अंतिम वस्तु है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके का, भाई उसको बेचने के लिए थोड़ी ना खरीदा है स्कूल ने, अपने यूज़ के लिए खरीदा है ना स्कूल ने। तो बेचने के पर्पज़ से, रीसेल पर्पज़ से, कच्चे माल की तरह ये इस तरह थोड़ी ना यूज़ करिए। मध्यवर्ती की जो डेफिनेशंस होती हैं उसको तो फुलफिल नहीं कर रही ना, ये फाइनल है, रीसेल पर्पज़ भी नहीं हो रहा, रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ नहीं हो रहा। और हाँ जी, ये तो निवेश कर रखा है ना इसने, निवेश पे होता है। हाँ तो ये, मतलब हाँ अपनी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है ये उसके लिए। तो बेटा जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे खर्च होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो है अंतिम होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, चाहे फर्नीचर लिख दे या डेस्क लिख दे एक ही चीज़ है। और दूसरा लिखा हुआ है स्कूल कैंटीन वाले ने पानी खरीदा, स्कूल कैंटीन वाले ने पानी खरीदा। तो बेटा कैंटीन वाला जो होता है वो तो आगे बेचने के लिए खरीदता है, कुछ भी चीज़ खरीदे, पानी खरीदे, पेटीज खरीदे या ब्रेड पकोड़ा खरीदे, कुछ भी खरीदे, वो तो बेटा आगे रीसेल पर्पस के लिए खरीदता है। तो इस ये कुछ भी खरीदेगा बेटा, पानी भी बोले, पेटीज बोले, ब्रेड पकोड़ा बोले या कुछ भी बोले, क्या होगा बेटा, वो मध्यवर्ती होगा, क्योंकि ये पुनः बिक्री के लिए खरीदे जा रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परिवार के सदस्य परिवार के खेत में मुफ्त में कार्य कर रहे हैं। इसमें हमें बताना है कि इसमें जो है, चलिए वाला क्वेश्चन अभी रुक जाइए, अभी हम इसमें आगे क्वेश्चन करेंगे, ये वाला भी रुक जाइए अभी। ये या तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर बताइए, या केवल ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अब आपको जो समझना है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन समझना है बेटा, यहाँ पे या ये रहा एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में कंपलसरी है, आना ही आना है। वो आपसे बोलेगा कुछ कंपोनेंट इसने आपको दे रखे हैं, हमें बताना है कि ये चीज़, पहले आप उसने पूछा कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करते समय आप इनके साथ क्या व्यवहार करेंगे, मतलब इसको राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे या इनको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ेंगे, ये जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी। पहले आपको यहाँ पे ध्यान से समझ लेना है कि यहाँ पे राष्ट्रीय आय लिखा है या घरेलू आय लिखा है, पहले तो ये चेक कर लेना है कि राष्ट्रीय है या घरेलू है। क्योंकि बेटा एक क्वेश्चन को करने के लिए दो क्वेश्चन है इसमें ऐसे, ये क्वेश्चन को करने के लिए आपको राष्ट्रीय आय क्या होती है उसकी डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए, घरेलू आय क्या होती है उसकी डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए, और घरेलू सीमा क्या होती है वो तीन वर्ड आपको अच्छे से पता होना चाहिए। राष्ट्रीय आय किसको जोड़ता है, राष्ट्रीय आय जो है वो घरेलू आय और NFIA इसका जोड़ होती है, जबकि घरेलू आय जो है वो ये होती है बेटा, वो केवल घरेलू सीमा के अंदर जो सर्जित होती है उसको देती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है। पहले कहता है कि एक भारतीय द्वारा विदेशी कंपनियों के शेयर में निवेश से प्राप्त लाभांश, मतलब कि एक इंडियन ने किसी दूसरी देश की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर खरीद लिए, ठीक है।
मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जो ये शेयर होते हैं, ये डिबेंचर होते हैं या ये जो बॉन्ड होते हैं, इनके खरीदने पे जो भी पैसे खर्च होते हैं वो ऐड नहीं होंगे, क्योंकि वो केवल एक फाइनेंशियल एसेट है, केवल वो वित्तीय पेपर क्लेम होते हैं, वो ऐड नहीं होंगे। लेकिन हमें वो शेयर खरीदने से क्या मिला है, हमें वो शेयर खरीदने से हमें मिला है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है बेटा फ़ायदा, प्रॉफिट। तो हमें बताना है कि ये जुड़ेगा, एक पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन करना। मैंने बोला कि जब भी हम जो ये शेयर, डिबेंचर और जो बॉन्ड होते हैं, ये फाइनेंशियल एसेट होते हैं, वित्तीय परिसंपत्तियां होती हैं। तो चाहे मैं शेयर खरीदूं, चाहे मैं डिबेंचर, चाहे मैं शेयर खरीदूं, चाहे मैं डिबेंचर खरीदूं, चाहे मैं शेयर खरीदूं, चाहे मैं शेयर खरीदूं, चाहे मैं डिबेंचर खरीदूं, इनको खरीदने से जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं वो राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ते, क्योंकि शेयर डिबेंचर कोई वस्तु नहीं होती है। लेकिन उस पे जो हमें डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड लिखा है बेटा यहाँ पे, लाभांश। उस दिन मैंने आपको जो बताया था वो क्या था, वो था कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इंक्लूड नहीं होता, कैपिटल गेन एक अलग चीज़ होती है और डिविडेंड एक अलग चीज़ होती है। तो डिविडेंड अगर हमें मिला है तो इसको हम जोड़ेंगे। अभी मैं पहले पूरे केस बता दूं, फिर आपको इसके बारे में पूरा वाइडर बताता हूं कि ये फाइनेंशियल एसेट में क्या जोड़ेंगे और क्या नहीं जोड़ेंगे। दूसरे में देखिए क्या दिखा है, एक भारतीय परिवार द्वारा उनके विदेशों में संबंधियों से प्राप्त धन। एक इंडियन फैमिली है और उनके कुछ रिलेटिव हैं जो फॉरेन में रहते हैं, उन्होंने पैसे भेज दिए उसको। तो हमें ये बताना है कि ये राष्ट्रीय आय में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। ऐसे ही भेज दिए पैसे, मतलब मेरी कोई सखी थी, मेरी कोई सहेली थी, वो अमेरिका में रहती है, उनने मुझे पैसे भेज दिए, ले ज़िंदगी के मज़े ले। तो मुझे बताना है ये राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो ये बेटा राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसने जो मुझे पैसे भेजे हैं ऐसे ही भेज दिए फ्री में कि ले ज़िंदगी के मज़े ले। तो बेटा राष्ट्रीय, चाहे वो राष्ट्रीय आय हो चाहे वो घरेलू आय हो, दोनों ही चीज़ों के अंदर ये तो ट्रांसफ़र इनकम हो गई, हस्तांतरण आय हो गई, फ्री की इनकम। तो फ्री की इनकम तो बेटा ना राष्ट्रीय आय में जुड़ती ना घरेलू आय में जुड़ती। वो क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि वो विदेशों से प्राप्त लाभांश है। अच्छा, इसके बारे में वित्तीय परिसंपत्तियां जो होती हैं, इसके बारे में मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ क्या है। अच्छा, अब ये ज़रा ध्यान से समझेंगे। एक मित्र को कार खरीदने के लिए दिए गए ऋण पर प्राप्त ब्याज, इसका मतलब क्या होता है, एक मित्र को कार खरीदने के लिए दिए गए ऋण पर, मतलब कि एक मैं हूँ, ठीक है, एक मैं हूँ और एक जो है, एक संजना है, ठीक है। मैंने संजना को लोन दे दिया 10 लाख रुपए का, ले तू गाड़ी ले ले। अब मैंने लोन दिया तो संजना मुझे इंटरेस्ट दे रही है, मुझे ब्याज दे रही है। तो मुझे ये बताना है कि मुझे जो ये ब्याज मिला है इसको जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे। अब देखो, अगर आय विधि के अंदर हम ब्याज को जोड़ते हैं ना, आय विधि के अंदर जब प्रचालन अधिशेष नहीं दिया होता, किराया, ब्याज, लगान, लाभ, अगर याद हो कुछ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है बेटा, जो लोन है वो किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है ये मैटर करता है बेटा। वो लोन इसने किस लिए खरीदा है, किस पर्पस के लिए खरीदा है, कार खरीदने के लिए खरीदा है। तो ये इसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। वो लोन जो कंजम्पशन पर्पस के लिए दिया जाता है, वो बेटा उससे जो इंटरेस्ट मिलता है वो बेटा राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ता। कौन से लोन का इंटरेस्ट जुड़ेगा, जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए दिया जा रहा है वो वाला लोन जुड़ता है। ये वाला लोन जो है नहीं जुड़ता। कोई भी लोन जो अपने पर्सनल उपभोग के लिए जो होगा उस पे जो ब्याज प्राप्त होता है वो नहीं जुड़ता। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आगे भी आएगा पॉइंट। फोर्थ देखिए, एक विदेशी को एक भारतीय कंपनी में अंश किए गए निवेश से प्राप्त लाभांश। ये वाला जो पॉइंट है चौथा, ये पहले वाले का उल्टा है। पहले वाले में क्या हुआ था, पहले वाले में जैसे मैं हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, मैंने किसी एप्पल के शेयर खरीद लिए। एप्पल एक विदेशी कंपनी है और एप्पल ने मुझे डिविडेंड दिया, एप्पल ने मुझे लाभांश दिया, ठीक है। तो मुझे मैं भारत का ही हूँ, भारत का सामान्य निवासी हूँ। तो मुझे बताना है क्या जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। तो ये तो जुड़ेगा, क्योंकि मैं भारत का सामान्य निवासी हूँ और ये चीज़ विदेशों से प्राप्त आय है। अब दूसरे में क्या है, एक कोई कंपनी है भारत की, ठीक है, भारत की कोई भी कंपनी है, मान लो ABC एक कंपनी है भारत की, और एक विदेशी है, इसका नाम X है।
इस विदेशी ने भारत की कंपनी के शेयर खरीद लिए और भारत की कंपनी इसको लाभांश दे रही है। तो हमें ये बताना है जो इसको लाभांश दिया गया है ये भारत की राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो ये जो है बेटा इसको कहते हैं विदेशों को कारक आय। ये वाला क्या था, ये था विदेशों से कारक आय, और ये क्या है विदेशों को कारक आय, विदेशी अन करके लेके जा रहा है। तो बेटा हम NFIA के अंदर हम क्या करते हैं, से में से को माइनस करते हैं, को वाला जो है वो माइनस होता है। तो ये तो राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ता क्योंकि ये विदेशों को कारक आय है, ये नहीं जुड़ेगा। और देखिए कनाडा में एक भारतीय बैंक की शाखा द्वारा अर्जित लाभ, मतलब कि एक भारत है एक कनाडा है और भारत का मान लो SBI है, उसकी एक ब्रांच है कनाडा में, ठीक है। भारत के बैंक की एक ब्रांच है कनाडा में, वहाँ से उसने लाभ अर्जित करा है, लाभ प्रॉफिट। तो हमें ये बताना है ये प्रॉफिट जुड़ेगा भारत की राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। एक बैंक है SBI, ठीक है, तो हमें ये बताना है जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो बेटा ये जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये विदेशों से कारक आय है। क्या है ये, विदेशों से कारक आय, इसलिए जो है इसको राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। ध्यान रखना अभी हम राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं इसलिए अभी ये सब जुड़ जाएगा। अभी इसका अगला क्वेश्चन घरेलू आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। अभी तो ये जुड़ेगा क्योंकि राष्ट्रीय आय में विदेशों से जो इनकम अर्न होती है उसको भी जोड़ लेते हैं, लेकिन घरेलू में नहीं जुड़ता। अब देखिए 6th पॉइंट देखिए, एक विदेशी कंपनी द्वारा भारत में पढ़ रहे विद्यार्थी को दी गई स्कॉलरशिप। तो बेटा स्कॉलरशिप जो होती है ये हस्तांतरण आय होती है, ये बेटा नहीं जुड़ती। स्कॉलरशिप हो गया, वृद्धावस्था पेंशन हो गई, और क्या कहते हैं आर्थिक सहायता हो गई, सब्सिडी हो गई, ये सब नहीं जुड़ते क्योंकि ये वन साइडेड का ट्रांजैक्शन। जैसे इसने फ्री में पैसे भेज दिए, तो फ्री में पैसे भेज दिए तो नहीं जुड़ेंगे क्योंकि हस्तांतरण आए हैं, कोई काम नहीं करा ऐसे ही पैसे मिल गए। तो स्कॉलरशिप, वृद्धावस्था पेंशन, फ्री की इनकम, ये नहीं जुड़ता। अच्छा अब अगर हम बात करें, ये बेटा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। विद्यार्थियों द्वारा शुल्क का भुगतान, मतलब कि जैसे कि अब तो नहीं लगता बेटा गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, जैसे प्राइवेट की अगर हम बात करें, जब अगर हम बेटा छुट्टी कर लेते हैं ना, अगर छुट्टी, तो प्राइवेट स्कूलों के अंदर फ़ाइन लग जाते हैं छुट्टी करने के। पहले गवर्नमेंट में भी लगते थे 2-2, 5-5, 10-10 रुपये अगर छुट्टी कर लेते थे। एक छुट्टी करोगे तो फ़ाइन लगेगा उस चीज़ का। तो अगर मान लो आपने छुट्टी कर ली, या मान लीजिए कुछ भी आपने स्कूल के अंदर कुछ कर दिया, तो अब इस आपको फ़ाइन देना पड़ रहा है उस चक्कर में स्कूल को। तो हमें ये बताना है कि ये चीज़ नेशनल इनकम में जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी। तो ये बेटा नेशनल इनकम में जुड़ेगी क्योंकि ये जो है एक तरीके का क्या है, पर्सनल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसी तरीके से अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 8th पॉइंट में, एक व्यक्ति द्वारा कार खरीदने के लिए ऋण पर ब्याज भुगतान। तो ये फिर वही वाला पॉइंट आ गया जो अभी मैंने ऊपर बताया था कि वो लोन जो निवेश को छोड़कर किसी भी अदर पर्पस के लिए दिया जा रहा है, कार खरीदने के लिए, बंदी को घुमाने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए दिया जा रहा है, तो उस पे जो ब्याज मिलता है वो नहीं जुड़ता। निवेश के लिए अगर दिया जा रहा है वो जुड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अब लिखा है, एक फर्म में मशीन की स्थापना पर व्यय। एक फर्म ने मशीन खरीदी, तो हमें ये बताना है ये जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो बेटा एक फर्म है, उसने मशीन खरीदी, ठीक है, मशीन खरीद ली इनने, तो क्या इसने बेचने के लिए खरीदी है? नहीं। क्या इनने बेचने के लिए तो नहीं खरीदी। इनने जो मशीन खरीदी, अब ये उस फर्म के लिए क्या है, पूंजीगत वस्तु है बेटा। ये पूंजीगत वस्तु अंतिम वस्तु होती है, एक तरीके का उसने निवेश किया है। तो ये क्या है, ये बेटा उसका पूंजी निर्माण है, इन्वेस्टमेंट है। तो ये जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी? ये जुड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये उसने निवेश करा है, पूंजी निर्माण है। गलियों में प्रकाश व्यवस्था पर सरकारी व्यय। सरकार ने गलियों में स्ट्रीट लाइट लगवा दी कि बहुत अंधेरा होता है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है,
तो लाइटें लगवा दो गलियों के अंदर। तो क्या ये जो सरकार ने ये जो खर्चा किया, क्या ये खर्चा जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? तो हमें ये बताना है, जैसे हम पढ़ते हैं बेटा व्यय विधि के अंदर, व्यय विधि के अंदर हम क्या निकालते हैं? व्यय विधि के अंदर हम निकालते हैं जीडीपी एट एमपी, जिसके अंदर हम क्या निकालते हैं? अंतिम उपभोग व्यय, जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट, ये निकालते हैं। और अंतिम उपभोग व्यय अगर मैंने आपको क्या बताया था, निजी और सरकारी, इन दोनों को जोड़ते हैं, निजी और सरकारी इन दोनों को। तो निजी अंतिम उपभोग व्यय का क्या मतलब होता है? हम लोग जितने भी खर्चा कर रहे हैं। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय का क्या मतलब होता है? सरकार जितना खर्चा कर रही है। तो ये बेटा ऐड होगा। अच्छा, अब फिर देखिए 11वें पॉइंट में क्या लिखा है, एक कंपनी के शेयर की कीमतों में वृद्धि। तो सेम ये वही पॉइंट आ गया कि मैंने अगर मान लो किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, मैंने 100 शेयर खरीद लिए 20 रुपये के हिसाब से, तो कितने के रुपए के शेयर खरीद लिए? 2000। 100 शेयर खरीद लिए 20 रुपये के हिसाब से। अगर इस शेयर की कीमत 30 रुपये हो जाए, तो मैंने जिस कंपनी में 2000 रुपये लगाए थे 3000 बन गए। कितने रुपए बढ़ गए? 1000 रुपये बढ़ गए। ये जो 1000 रुपये बढ़े हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन। और हमने उसी दिन आय विधि में सावधानी में पढ़ा, ये ऐड नहीं होता, कैपिटल गेन ऐड नहीं होता। ये आपको जो है ध्यान रखना है। और देखिए, भारतीय निवासी द्वारा विदेशों में कार्यरत फर्मों से ब्याज की प्राप्ति, भारतीय निवासी द्वारा विदेशों में कार्यरत फर्मों से ब्याज की प्राप्ति मतलब किसी बंदे ने, एक इंडियन बंदे ने विदेश के अंदर किसी फर्म को लोन दे रखा था, वो फर्म इसको ब्याज दे रही है। तो हमें ये बताना है ये ब्याज जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? तो ये जुड़ेगा, क्योंकि वो जो फर्म को लोन दिया गया है, पहली बात तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, और दूसरा विदेशों से कारक आए है, तो ये जुड़ेगा। 13वां देखिए, 13वें में क्या लिखा हुआ है, भारत में स्थित विदेशी बैंक की शाखा में कार्यरत भारतीय द्वारा प्राप्त वेतन। भारत के अंदर एक बैंक है जो कि कोई भी फॉरेन का बैंक है, मान लो एबीसी एक बैंक है, और उसमें मैं काम कर रहा हूँ, एक विदेशी बैंक है ये, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ इसके अंदर और मुझे सैलरी मिल रही है हर महीने। तो मुझे ये बताना है ये सैलरी जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी। मैं भारत का सामान्य निवासी हूँ, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ एक फ़ॉरेन के बैंक में, विदेशी के बैंक में, तो ये जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी? तो ये बेटा जुड़ेगी, ठीक है, ये जो है ये जुड़ेगी। बैंक भी भारत के अंदर है, मैं भी भारत का सामान्य निवासी हूँ। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई भी भारत का सामान्य निवासी मान लो किसी एम्बेसी के अंदर काम कर रहा है, अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहा है, अमेरिकन एम्बेसी में जो कि भारत के अंदर है, तो क्या मैं कहाँ का माना जाऊँगा सामान्य निवासी? मैं भारत का ही माना जाऊँगा, और मैं जितनी भी इनकम अर्न करूँगा इस एम्बेसी से वो जुड़ेगी बेटा। फिर देखिए, एक भारतीय बैंक की विदेश में स्थित शाखा द्वारा अर्जित लाभ, ये यही क्वेश्चन है बेटा जो ऊपर आया था, ये वाला देखिए, कनाडा में एक भारतीय बैंक के द्वारा अर्जित लाभ, ये यही क्वेश्चन है। तो भारत की जितने भी बैंक्स हैं या जितनी भी कंपनियां हैं, वो जो विदेशों में जाके जो भी प्रॉफिट अर्न करके ला रही हैं वो सब जुड़ेंगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय आय की पूछ रहा है, ये विदेशों से कारक आय का घटक होता है। अच्छा, और देखिए अब यहाँ पे पूछ रहा है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 पॉइंट दे रखे हैं बेटा, ये 20 पॉइंट आपको घोल कर पी जाने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो इसी के अंदर से आने ही आने हैं। अब देखिए, भारत में जापान दूतावास द्वारा भारतीय निवासी को दिया गया किराया, अभी मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर जापान की एम्बेसी है, मैं उसमें काम कर रहा हूँ, मुझे रेंट मिल रहा है, तो क्या ये जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। और ये वाला पॉइंट जो है ऐसा ही सेम पॉइंट, ये वाला और वो शेयर वाला, ये तीनों पॉइंट जो है बेटा टर्म 2 के सैम्पल पेपर के अंदर हैं जो सीबीएसई ने रिलीज़ करा है, तो ये जुड़ेगा ये भी। अच्छा, अब देखिए, स्व काबिज मकान का आरोपित किराया, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है, स्व काबिज का मतलब होता है हर मकान का ना एक एक्सपेक्टेड रेंट होता है कि इस मकान से इतना एक्सपेक्टेड रेंट मिल सकता है। तो जैसे हम आय विधि के अंदर, अब मैं चाहे उसमें खुद रहूँ चाहे मैं किराए पे दूँ, अगर खुद रहूँगा तो नहीं मिलेगा, अगर दूसरों को दूंगा रेंट पे तो ही मिलेगा बेटा। तो हम प्रचालन अधिशेष में क्या करते थे
किराया, ब्याज, लाभ, रॉयल्टी ये करते थे। तो जो ये किराया है क्या ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा बेटा, ये प्रचालन अधिशेष का घटक होता है। जो मकान है हर मकान का एक एक्सपेक्टेड रेंट होता है, चाहे हम उसमें खुद रहें या किराए पे दे दें, एक ही बात है। खुद रहेंगे तो मिलेगा नहीं और किराए पे दे देंगे तो ही मिलेगा बेटा, तो ये जुड़ेगा प्रचालन अधिशेष। बेटा ये किराया जो है ये प्रचालन अधिशेष का पार्ट होता है। जब हमें प्रचालन अधिशेष गिवन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, 4 घटकों को जोड़ते हैं, किराया, ब्याज, लाभ और रॉयल्टी, इनको जोड़ते हैं। तो ये पूछ रहा है किराया जो है मकान का किराया, क्या इसको जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे? तो जुड़ेगा ये, क्योंकि ये प्रचालन अधिशेष का पार्ट होता है। अब बेटा देखेंगे 17वां पॉइंट। 17वां इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा हुआ है ऋण पत्रों पर प्राप्त ब्याज, क्या ये शामिल होगा या नहीं होगा? पहले तो आपको ये समझना है ऋण पत्र क्या होते हैं। ऋण पत्र का मतलब होता है डिबेंचर। क्या होता है इसका मतलब? डिबेंचर। डिबेंचर जो मैंने खरीदे उस पे जो है मुझे ब्याज मिल रहा है, क्या इसको जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? तो ये जुड़ेगा बेटा, ये जुड़ेगा। ये भी क्या है? फाइनेंशियल एसेट है। तो फाइनेंशियल एसेट का भी मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत होने नहीं वाली है कि शेयर में क्या होगा, डिबेंचर में क्या होगा और बॉन्ड में क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी आपको सारा समझ में आ जाएगा। बाढ़ पीड़ितों को प्राप्त आर्थिक सहायता, तो ये तो बेटा सब्सिडी होती है। हम एनआईटी जब निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, सब्सिडी को घटा देते हैं। सब्सिडी क्योंकि हस्तांतरण वो होती है, कोई वो नहीं हुआ, तो ये नहीं जुड़ेगा। विदेशी पर्यटकों द्वारा किया गया व्यय, मतलब फॉरेनर्स जो हैं, ये भी बेटा इम्पोर्टेंट है, ये इसको ध्यान से समझेंगे। फॉरेनर्स जो घूमने आते हैं हमारे देश के अंदर और जो वो हमारी वस्तु खरीदते हैं, क्या ये राष्ट्रीय आय में जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी? तो ये बेटा जुड़ेगी, ये भी जुड़ेगी, क्योंकि जब हम व्यय विधि के अंदर जब हम जीडीपी या टेम्पी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं अंतिम उपभोग व्यय प्लस जीडीसीएफ और प्लस शुद्ध निर्यात, ये हम करते हैं ना। शुद्ध निर्यात कैसे निकलता है? ये निकलता है निर्यात माइनस आयात। तो बेटा जो दूसरे देशों के लोग हमारे देश में आकर या हमारे देश की जितनी भी वस्तुओं पे पैसा खर्च करते हैं वो सब इसमें जुड़ा जाता है। नए मकान का निर्माण, क्या ये जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको जीडीसीएफ के अंदर मैंने इसका एक चौथा जो फॉर्मूला बताया था, जो मैंने आपको बताया था कि बेटा ये जो है बहुत ही रेयर केस है, ये तब लगता है, तो वहाँ पे मैंने इसको कंपोनेंट बताए थे। वहाँ पे एक लिखाया था परिवारों द्वारा रिहायशी मकानों के निर्माण पर निवेश, ये मैंने आपको बताया था अगर कुछ याद हो। सरकार के द्वारा निवेश निज, और ये लिखवाया था परिवारों द्वारा रिहायशी मकानों पे निवेश। तो क्या ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? ये भी जुड़ेगा। तो ये 20 पॉइंट जो यहाँ पे आपको दे रखे हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है यही पूछा जाता है कि जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। कंपलसरी क्वेश्चन है, इसमें से आएगा ही आएगा, जो क्वेश्चन आएंगे वो इससे बाहर आ ही नहीं सकते। यहाँ पे 20 क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ पे जो पूछा गया है वो राष्ट्रीय आय का पूछा गया है। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, अब हम करने जा रहे हैं घरेलू आय में क्या चीज़ें जुड़ती हैं और क्या नहीं जुड़ती हैं। अब ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से समझेंगे। अभी हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें बोला था राष्ट्रीय आय में जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेगी ये बताइए, ठीक है। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, अब कह रहा है भाई कारण बताते हुए बताइए कि क्या भारत की घरेलू आय में ये शामिल होंगे या नहीं होंगे। घरेलू पूछा है बेटा अब उसने, अब उनने राष्ट्रीय नहीं पूछा। तो अब इसको करने के लिए एक तो आपको घरेलू आय क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, और घरेलू सीमा क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। घरेलू आय बेटा ये कहती है कि जो भी अर्न करना है एक देश की घरेलू सीमा के अंदर रहकर अर्न कीजिए, विदेशों में जाकर जो अर्न हो रहा है वो नहीं जोड़ती घरेलू आय। तो अब हमने जितनी भी इनकम विदेशों से अर्न हो रही है उसको नहीं जोड़ेंगे, सबसे पहली बात तो। और घरेलू सीमा क्या क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। एम्बेसी मैंने आपको बताया था, ठीक है, या कोई भी इंडिया की कोई प्रॉपर्टी दूसरे देशों में चल रही है, एयरप्लेन, एयरक्राफ्ट, शिप्स वगैरह, ये सारी भारत की घरेलू सीमा होती हैं।
ठीक है। और चाहे राष्ट्रीय आय हो चाहे घरेलू आय हो, चाहे राष्ट्रीय आय हो चाहे घरेलू आय हो, दोनों ही जो है बेटा हस्तांतरण आय को नहीं काउंट करती हैं। ये मैंने आपको बताया था, दोनों ही कारक आय को जोड़ती हैं, हस्तांतरण को नहीं जोड़ती। पहले वाले पॉइंट में लिखा हुआ है गैर निवासी भारतीयों द्वारा भारत में स्थित इनके परिवारों को भेजी गई धनराशि। अब देखिए भाई क्या कहते हैं, गैर निवासी भारतीयों द्वारा भारत में उनकी फैमिली रहती थी, उनने पैसे भेज दिए ऐसे ही फ्री में, तो भाई नहीं जुड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय पूछे चाहे हस्तांतरण पूछे तो हस्तांतरण हो गई ना, फ्री में पैसे मिल रहे हैं। दूसरा देखिए, भारत में जापान का दूतावास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। भारत के अंदर ये भारत है, भारत में जापान की बिल्डिंग है, जापान का दूतावास है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको एक बताई थी, जापान है उसमें भारत का दूतावास है, भारत की बिल्डिंग है। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, अगर भारत के अंदर जापान की बिल्डिंग है, जापान की एम्बेसी है, जापान का दूतावास है, तो ये किसकी घरेलू सीमा है? ये बेटा जापान की घरेलू सीमा है, ये हमारी नहीं है। ये जापान की घरेलू सीमा है, हमारी नहीं है। हमारी कहाँ होगी? हमारी वहाँ होगी जहाँ हमारी एम्बेसी है। भारत की एम्बेसी अगर चीन में है, जापान में है, पाकिस्तान में है, तो वो भारत की होगी। जैसे ये भारत की घरेलू सीमा है। अब वो क्या कह रहा है, देखो भारत में जापान का दूतावास, ये कह रहा है भारत में जापान की बिल्डिंग है, तो वो जापान की घरेलू सीमा है। सबसे पहली बात तो भारतीय निवासी को दिया गया किराया। अब बेटा मैं इसमें काम कर रहा हूँ और मुझे रेंट मिल रहा है, तो मुझे बताना है घरेलू आय में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो नहीं जुड़ेगा बेटा, क्योंकि ये भारत की घरेलू सीमा नहीं है, ये जापान की घरेलू सीमा है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट एग्जाम में आता ही आता है, क्योंकि बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, वो जोड़ देता है इसको। भारत में विदेशी बैंक की शाखा द्वारा अर्जित लाभ। अब भारत में कोई विदेशी का बैंक था, यही पॉइंट ऊपर भी आया था अभी, तो वो मैंने जोड़ दिया था या घटा दिया था। अब भारत में अगर कोई दूसरे देश का बैंक है, उसने जो लाभ अर्जित करा है, तो भाई इसको हमें बताना है ये शामिल होगा या नहीं होगा। ऊपर अगर राष्ट्रीय आय में अगर आप देखोगे तो हमने इसको माइनस करा है, क्योंकि ये विदेशों को कारक आय था। लेकिन अगर हम बात करें घरेलू सीमा की, तो ये बेटा ऐड होगा। अब क्यों? क्योंकि ये जो बैंक है ये भारत के अंदर है, भारत की घरेलू सीमा में है, तो ये अभी ऐड होगा, घरेलू आय में ऐड होगा। लेकिन यही अगर मैं विदेश की बात करूं तो ये ऐड नहीं होगा। भारत में स्थित दूतावास, फिर वही कोई सा भी दूतावास होता है, उसने अपने स्टाफ को वेतन दिया, तो ऐड होगा? नहीं होगा। सेम कॉन्सेप्ट है ये वाला, दूसरे वाला, क्योंकि वो भारत की घरेलू सीमा नहीं है, वो घरेलू आय पूछ रहा है आपसे। भारत सरकार द्वारा विदेश में कार्यरत फर्मों से ब्याज की प्राप्ति, ये आपसे जो है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बेटा उसने क्या पूछा? घरेलू आय, और घरेलू आय में तो बेटा विदेशों से जो इनकम अर्न होती है वो ऐड होती ही नहीं है। भारत की सरकार को विदेशों से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये तो विदेशों से कारक आय हो गई ना, और विदेशों से कारक आय घरेलू आय में जुड़ती ही नहीं है। भारत सरकार द्वारा छात्र स्कॉलरशिप दी गई, तो स्कॉलरशिप भी जो है बेटा वो नहीं जुड़ती है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इसमें आते हैं। और एक क्वेश्चन जो है और है इसके अंदर, देखिए एक क्वेश्चन ये है, फर्म द्वारा मैकेनिक को फीस का भुगतान। एक फर्म थी, मशीन ख़राब हो गई, मैकेनिक को बुलाया, तो बता रहा है कारण बताते हुए समझाइए कि क्या ये जीडीपी के अंदर घरेलू आय में इसको आप जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे। फर्म द्वारा मैकेनिक को फीस का भुगतान, क्या ये चीज़ जुड़ेगी या ये चीज़ जो है नहीं जुड़ेगी, ये हमें बताना है। ये बेटा नहीं जुड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एक मध्यवर्ती लागत है, इंटरमीडिएट कॉस्ट है। कोई ख़राब हो गई थी मशीन, उसमें कोई खर्चा आया तो नहीं जुड़ेगी। बैंक से लिए गए कार ऋण पर एक व्यक्ति द्वारा किया गया ब्याज का भुगतान, फिर वही आ गया, गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया है, तो अभी ऊपर आया था सेम सिनेरियो। वो लोन जो कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया जा रहा है, उस पर जो बेटा
उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो नहीं जुड़ेगा। फर्म द्वारा अपने प्रयोग के लिए कार खरीदने पर व्यय, अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझिए, आप देखिए यहाँ देखिए इस वाले पॉइंट को, फर्म ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी खरीदी है, उस पर एक्सपेंडिचर कराए, मतलब उनका काम गाड़ी से आना ले जाना होगा, ठीक है, उस गाड़ी का यूज़ करके वो काम करेंगे, तो ये ऐड होगा, क्योंकि जो गाड़ी पे खर्च किया गया है उस फर्म ने जो गाड़ी पे खर्च किया गया है वो एक अंतिम व्यय है, और अंतिम व्यय को शामिल किया जाएगा। लोन की बात नहीं चल रही है बेटा, गाड़ी खरीदने की बात चल रही है। गाड़ी चाहे परिवार खरीदे, चाहे मैं खरीदूँ, चाहे वो फर्म ने खरीदे। जैसे मैं खरीदूंगा अगर, तो मैं अपने फैमिली के लिए खरीदी, घूमूंगा फिरूंगा, घर के नीचे लाके खड़ी कर दूंगा, मैं खरीदूंगा, तब भी बेटा अंतिम व्यय होगा। किसी फर्म ने खरीदने अपने पर्सनल प्रयोग के लिए, अगर यही फर्म मान लो एक कार सेलर होती, वो खरीद लेती, तो नहीं होगा बेटा, तो ये रीसेल पर्पस के लिए खरीदे तो नहीं जुड़ती। तो ये आपको जो है सारी की सारी बातें ध्यान रखनी है, कौन सा राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा, कौन सा नहीं जुड़ेगा, कौन सा घरेलू आय में जुड़ेगा, कौन सा नहीं जुड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है बेटा कई बारी एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, अब आपको बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। दो कॉन्सेप्ट हैं बेटा, क्योंकि इसको हम इसलिए जोड़ रहे हैं, कहाँ गया क्वेश्चन, क्योंकि ये जो बैंक है ये भारत की घरेलू सीमा के अंदर है। अब क्योंकि बेटा वो घरेलू आय में पूछ रहा है कि घरेलू आय में शामिल होगा या नहीं होगा, तो बेटा घरेलू आय क्या कहती है, घरेलू आय ये कहती है मेरे लिए बंदा मैटर नहीं करता, चाहे वो सामान्य निवासी हो या वो गैर निवासी हो, दोनों में से कोई भी हो, मेरे लिए बंदा मैटर नहीं करता है, मेरे लिए लोकेशन मैटर करती है। घरेलू सीमा के अंदर अर्जित हो, अब वो चाहे सामान्य निवासी हो चाहे वो गैर निवासी हो, दोनों में से कोई भी अर्न करे मैं जोड़ लूँगा, घरेलू आय ये कहती है, इस वजह से ये जुड़ रहा है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे ज़रा कन्फ्यूज़न है, एक मुद्दा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझना भी ज़रूरी है। ये मुद्दे का जो नाम है इसको कहते हैं, ज़रा ध्यान से समझेंगे, फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट जो हैं ये क्या होते हैं, मैंने बोला फाइनेंशियल एसेट जो है ना ये होते हैं वित्तीय परिसंपत्तियाँ होती हैं। इसके अंदर बेसिकली अगर हम देखें 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला जो आता है वो आता है शेयर, दूसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है डिबेंचर, और तीसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है बॉन्ड। हिंदी में अगर हम बात करें इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं ऋण पत्र, ठीक है, और इसको बॉन्ड ही कहते हैं, बॉन्ड को बॉन्ड ही कहते हैं। इन तीनों चीज़ों की बेटा ट्रीटमेंट सीखेंगे, किसकी ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं अंश की। अंश का मतलब क्या है, अंश का मतलब है शेयर। क्या है अंश का मतलब, अंश का मतलब है शेयर। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, अगर आप शेयर खरीद रहे हो, अगर आप शेयर खरीद रहे हो, खरीदे आपने शेयर, पैसे खर्च करे, तो अगर बेटा आप शेयर खरीद रहे हो तो नहीं जुड़ेगा। अगर आप शेयर खरीद रहे हो बेटा वो हमारी घरेलू सीमा नहीं है ना, हमारे देश के अंदर जो दूसरे देशों का जो दूतावास होता है वो हमारी घरेलू सीमा नहीं होती, वो उस देश की घरेलू सीमा होती है। जैसे मैंने बोला भारत में जापान का दूतावास है, तो वो बेटा हमारी घरेलू सीमा नहीं है, वो जापान की घरेलू सीमा है। हमारी घरेलू सीमा क्या होगी, हमारी बिल्डिंग जो दूसरे देशों के अंदर है, भारत की जो बिल्डिंग एम्बेसी है वो जापान अमेरिका में होगी, वो हमारी घरेलू सीमा होती है। भारत के अंदर जो दूसरे देशों का दूतावास होता है वो भारत की घरेलू सीमा नहीं, वो उस देश की घरेलू सीमा होती है जिसका दूतावास होता है, इसलिए उसको नहीं जोड़ रहे। तो अगर आपने बेटा शेयर खरीदे हैं तो ये नहीं जुड़ेगा, ठीक है। शेयर खरीदने से अगर आपको पूंजीगत लाभ हो रहा है, पूंजीगत लाभ का मतलब क्या होता है, पूंजीगत लाभ का मतलब होता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है, जैसे मैंने एक शेयर 100 शेयर खरीद लिए 20 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये के, अब इस शेयर की वैल्यू 30 रुपये हो गई, तो मेरे पास कितने पैसे हो गए 3000।
1,000 रुपये से मेरी वैल्यू बढ़ गई, तो ये जो 1,000 रुपये से वैल्यू बढ़ी है, इस 1,000 रुपये को जोड़ोगे या नहीं, तो नहीं जुड़ेगा ये। ना तो शेयर खरीदने पे जितने पैसे खर्च करते हैं वो भी नहीं जुड़ता, शेयर से जो कैपिटल गेन होता है वो भी नहीं जुड़ता। बट एक और वर्ड है जिसका नाम है लाभांश। लाभांश का मतलब क्या होता है? लाभांश का मतलब होता है डिविडेंड। जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो जब कंपनी को बहुत अच्छा लाभ हो रहा होता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता है, तो प्रॉफिट का जब वो पार्ट जिसने शेयर खरीदे हैं, जिनको शेयर होल्डर कहते हैं, उनको जो देती है वो बेटा लाभांश होता है। तो ये जुड़ेगा? हाँ, ये जुड़ता है बेटा। शेयर्स के अंदर 3 चीज़ें हैं बेटा। अगर शेयर खरीदेंगे नहीं जुड़ेगा, कैपिटल गेन हुआ नहीं जुड़ेगा, डिविडेंड जुड़ेगा, हाँ डिविडेंड जुड़ेगा, डिविडेंड जुड़ता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से बेटा सेम सिनेरियो है डिबेंचर के अंदर। डिबेंचर के अंदर हम बात कर, इसको हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र। अगर मैंने डिबेंचर खरीदा तो क्या जुड़ेगा? नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल क्लेम है। इसके अंदर कैपिटल गेन नहीं होता बेटा, पूंजीगत लाभ इसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर जो होता है वो होता है ब्याज की प्राप्ति। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर होता है ब्याज की प्राप्ति। क्या ये जुड़ेगा? हाँ, ये जुड़ेगा। डिबेंचर से जो इंटरेस्ट है जो मिल रहा है वो जुड़ता है। जैसे अंश के बदले में क्या मिलता है बेटा? अगर हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हमें मिलता है डिविडेंड, वो जुड़ेगा। लेकिन डिबेंचर के बदले में डिविडेंड नहीं, डिबेंचर के बदले में इंटरेस्ट मिलता है, तो वो जुड़ेगा बेटा। सेम ऐसे ही अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है बॉन्ड। अगर बॉन्ड खरीदेंगे तो क्या वो जुड़ेगा? नहीं, बॉन्ड खरीदेंगे तो वो नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर हम बेटा इसके बदले में भी ब्याज दिया जाता है तो क्या ये जुड़ेगा? हाँ, ये जुड़ेगा। तो शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या जुड़ेगा क्या नहीं जुड़ेगा। तो इसका आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके बहुत ही ज़्यादा जो है काम आने वाला है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके काम आएगा, क्योंकि इसके ऊपर फाइनेंशियल एसेट के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है, आता ही आता है कि क्या ये चीज़ जुड़ेगी या नहीं। या तो अंश के ऊपर या डिबेंचर के ऊपर या बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा ही आएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्या कभी जुड़ रहा है कभी नहीं जुड़ रहा। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है क्या जुड़ेगा क्या नहीं जुड़ेगा, इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अच्छा, अब एक बेटा छोटी सी बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको समझनी है। 2 क्वेश्चन में है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। एक जो क्वेश्चन है बेटा सबसे पहला, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी बोर्ड के हैं, चाहे आप CBSE बोर्ड के हैं, चाहे आप अदर बोर्ड के हैं, किसी भी बोर्ड के हैं, वो आपसे पूछता है बेटा NFIA के घटक बताइए। क्या बोलता है? NFIA के घटक बताइए। NFIA के घटक। अब भाई आप बोलेंगे जी NFIA के कौन से घटक आ गए जी? अभी आपने तो ये बताया है कि NFIA जो है वो विदेशों से कारक आए और विदेशों को कारक आए। से और को का जो अंतर होता है वो बताया जी आपने तो NFIA। अब इसके कौन से घटक होते हैं? तो बेटा ये जो विदेशों से कारक आय का मतलब क्या होता है कि दूसरे देशों से हमने जो इनकम अर्न करी है वो होती है विदेशों से कारक आय, ठीक है। और विदेशों को कारक आय का मतलब क्या होता है? जो दूसरे देश के लोगों ने हमारे देश के अंदर आकर जो इनकम अर्न करी है वो होती है विदेशों को कारक आय। तो NFIA के, और आप देखेंगे, आप अगर देखेंगे बेटा, अगर आपने चेक किया है CBSE का जो सैम्पल पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन है, और दूसरा जो बोर्ड है उसमें भी ये क्वेश्चन बेटा आता ही आता है। तो हमें ये बताने हैं कि हम कैसे कैसे दूसरे देशों से जो है दूसरे देशों से अर्निंग जो है हम कर सकते हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है जो बेटा कंपोनेंट लिख सकते हो। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है इसको कहते हैं कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक।
ये होता है इसका सबसे पहला कंपोनेंट, कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक। इसका मतलब क्या होता है बेटा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कर्मचारियों का पारिश्रमिक का क्या मतलब होता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या क्या चीज़ें दी, वो होता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अब ये है कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक। इसका मतलब हमारे देश के निवासियों ने दूसरे देशों में जाकर जितना भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अर्न करा है, करना यही है से माइनस को, लेकिन क्या चीज़ अर्न करी, पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। दूसरे देशों से जितना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अर्न हुआ और दूसरे देश के लोगों ने हमारे देश के अंदर आकर जितना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अर्न करा, उसका जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक। ये लिखेंगे आप इसके अंदर सबसे पहला घटक। अच्छा, दूसरा आप यहाँ पे लिखेंगे संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध, संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध आय। अब ये क्या होती है, संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध आय। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई संपत्ति तथा उद्यमशीलता से जो प्राप्त आय होते हैं इसे प्रचालन अधिशेष कहते हैं, किराया, ब्याज, लाभ, ये जो चीज़ें होती हैं। तो हमने दूसरे देशों में जाकर जितना भी ऑपरेटिंग सरप्लस अर्न किया है और दूसरे देशों के लोगों ने हमारे देश के अंदर आकर जितना भी ऑपरेटिंग सरप्लस अर्न किया है, उसका जो डिफरेंस होता है वो होता है संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय। ये बेटा जो है आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और तीसरा जो इसका घटक होता है वो होता है, इसको कहते हैं विदेशों में निवासीय कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय। शुद्ध प्रतिधारित आय ये क्या होती है बेटा? शुद्ध प्रतिधारित आय का मतलब क्या होता है? प्रतिधारित आय का मतलब क्या होता है बेटा? रिटेन अर्निंग। मैंने आपको ये बताया था कि जो बेटा प्रॉफिट जो होता है उसके 3 हिस्से हो जाते हैं बेटा। कुछ पोर्शन चला जाता है टैक्स में, ठीक है, सरकार को टैक्स में चला जाता है। कुछ पोर्शन जो है बेटा वो चला जाता है डिविडेंड में, ठीक है, और कुछ पोर्शन जो है कंपनी सेव करके रख लेती है, सेव करके कि फ्यूचर के अंदर जो है वो काम आएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? विदेशों से निवासी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे देशों की जो कंपनियां हैं जो विदेशों में स्थित हैं उनकी रिटेन अर्निंग और दूसरे देशों की कंपनियां जो हमारे देशों के अंदर हैं उनकी रिटेन अर्निंग, उसका डिफरेंस। क्या बोला मैंने? जैसे भारत की कोई कंपनी है विदेश के अंदर, ठीक है, मान लो एक्स कंपनी, इसकी रिटेन अर्निंग है मान लो 5 लाख, तो 5 लाख माइनस, और भारत के अंदर कोई विदेश की कंपनी है मान लो वाई, इसकी रिटेन अर्निंग है मान लो 2 लाख, तो मान लीजिए 2 लाख, तो 5 लाख में से 2 लाख गए तो ये कितना आ जाएगा? 3 लाख। तो ये हो गया तीसरा फैक्टर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है ये कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय के घटक लिखिए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय के घटक लिखिए। तो पहला 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक, संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय और विदेशों में निवासी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय, रिटेन अर्निंग, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब एक छोटी सी बकवास और सुन लीजिए, बस उसके बाद ओवर है, ख़त्म हो जाएगा ये आपका पूरा चैप्टर। एक छोटा सा डिफरेंस है बेटा, बस एक छोटा सा। मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। एक मैंने आपको बेटा फॉर्मूला बताया था NP इज इक्वल टू DP प्लस NFIA, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था DP इज इक्वल टू NP माइनस NFIA। ये मैंने आपको बताया था बेटा। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था बेटा कि ये जो फॉर्मूला है NP इज इक्वल टू D, ये कैसे बना था बेटा?
ये हमारा बना था इस तरीके से कि मैंने आपको बोला था कि नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। मैंने आपको ये बताया था कि जो NI होता है इसको हम क्या कहते हैं, NI, और इसको हम कहते हैं बेटा DI, है ना। और ये क्या होता है, ये होता है NFIA। और ऐसे ही सेम बेटा इसको भी लिख सकते हैं। तो इसको तो अभी भूल जाइए, इसका मेरे को कोई ज़्यादा ऐसा खास काम नहीं है, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब ज़रा यहाँ पे करा कॉन्सेप्ट समझेंगे बेटा। ये इसको चलो हम यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे इसका यूज़ है बेटा। 1 मिनट रुकिएगा बस। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो NP है या NI है एक ही चीज़ होती है, ठीक है। NP जो है या NI जो है वो एक ही चीज़ होती है, और DP जो है और ये जो DI है ये एक ही चीज़ होती है प्लस NFIA। मैंने आपको ये बता रखा है कि DP और DI ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम एक ही चीज़ है। इसी तरीके से नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम एक ही चीज़ है बेटा। मैंने आपको ये बताया था कि हम इनकी बात नहीं करते, हम इनकी बात करते हैं, क्योंकि एक ही तो चीज़ है, दोनों बराबर होते हैं। चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलो या डोमेस्टिक इनकम बोलो एक ही चीज़ है, चाहे नेशनल प्रोडक्ट बोलो या नेशनल इनकम बोलो एक ही चीज़ है। तो आपको बेटा अब क्या ध्यान से समझना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये क्या है, ये है राष्ट्रीय आय, है ना। और ये क्या है, ये है आपकी घरेलू आय, और ये क्या है, ये है NFIA। तो NFIA बेटा पॉजिटिव का भी हो सकता है, NFIA नेगेटिव का भी हो सकता है। हमने को न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करे, वहाँ पे भी देखा। तो अगर बेटा मान लीजिए घरेलू आय 500 है और NFIA जो है वो बेटा पॉजिटिव का है, तो राष्ट्रीय आय कितनी निकल के आएगी बेटा, राष्ट्रीय आय निकल के आएगी 700। इट मीन्स पहले वाले सिनेरियो में क्या हुआ बेटा, पहले वाले सिनेरियो में नेशनल इनकम जो है वो ग्रेटर देन हो गई डोमेस्टिक इनकम से, कब, इफ NFIA इज पॉजिटिव, तब। लेकिन बेटा NFIA नेगेटिव का भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए घरेलू आय 500 है और NFIA बेटा माइनस का 200 है, तो अब राष्ट्रीय आय कितनी हो जाएगी, अब राष्ट्रीय आय 300 हो जाएगी। तो अब तो क्या हुआ बेटा, अब उल्टा हो गया बेटा। अब नेशनल इनकम कम हो गई और डोमेस्टिक इनकम जो है वो ज़्यादा हो गई। कब हुआ ऐसा, इफ़ NFIA इज़ नेगेटिव, तो हुआ बेटा। तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछता है, वो आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि राष्ट्रीय आय सदैव घरेलू आय से, राष्ट्रीय आय सदैव घरेलू आय से अधिक होती है। सत्य असत्य में भी आ सकता है या टिप्पणी कीजिए, 3 नंबर में भी आ सकता है। अब बताइए क्या ये बात ठीक है या नहीं। कह रहा है नेशनल इनकम हमेशा डोमेस्टिक इनकम से ज़्यादा होती है, हमेशा। तो क्या ये बात ठीक है, तो भाई ये बात तो गलत है, ये बात पूरी की पूरी असत्य है। अभी हमने अप्रूव कर दी। नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से केवल तभी ज़्यादा होगी जब NFIA पॉजिटिव का होता है। केवल यही एक सिनेरियो है जब होगा, लेकिन NFIA नेगेटिव का भी होता है। अगर NFIA नेगेटिव का हो गया तो बेटा आपकी नेशनल इनकम कम और डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि राष्ट्रीय आय हमेशा घरेलू आय से ज़्यादा होती है। राष्ट्रीय आय घरेलू आय से ज़्यादा भी हो सकती है, राष्ट्रीय आय घरेलू आय से कम भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि NFIA का जो अमाउंट है वो जो है वो क्या है। NFIA का अमाउंट अगर पॉजिटिव तो ज़्यादा, नेगेटिव तो बेटा कम। बस ये क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। उल्टा भी पूछ सकता है, जैसे तैसे भी पूछ सकता है, लेकिन बेसिकली ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय सदैव घरेलू आय से अधिक होती है। तो मैंने बता दिया कब होगी ज़्यादा और कब नहीं होगी। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका जो है बेटा ये पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं रह गया है।